नमस्कार, मैं हूं प्रशांत। इंडिया मेक इन इंडिया के तहत मैन्युफैक्चरिंग लीडर बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इज इंडिया डूइंग द राइट थिंग? क्या हम सही कर रहे? क्या इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की कोशिश करनी चाहिए या सर्विस सेक्टर में फोकस करना चाहिए, जिसमें हम पहले से ही बहुत मजबूत हैं? इस वीडियो के एंड तक हम ये कंक्लूड करेंगे कि इंडिया के लिए क्या करना सही होगा। इसे समझने के लिए पहले इकोनॉमिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। किसी भी इकोनॉमी को हम 3 सेक्टर्स में बांट सकते हैं: एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज दोनों में बहुत तरह की जॉब्स हो सकती हैं, कुछ लो एंड जॉब्स और कुछ हाई एंड स्पेशलाइज्ड जॉब्स। चलिए हम एक डेवलप कंट्री को स्टडी करके इसे समझते हैं। यहाँ हम अमेरिका का एग्जांपल लेंगे और देखेंगे 1840 से लेकर अब तक अमेरिका कैसे डेवलप हुआ और हम इससे क्या सीख सकते हैं। अगर हम जीडीपी कंट्रीब्यूशन का डाटा, जीडीपी मतलब फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री, 1840 से अब तक देखें तो एक इंटरेस्टिंग बात सामने आती है। 1840 में अमेरिका का 48% प्रोडक्शन एग्रीकल्चर से था, 31% सर्विसेज का प्रोड्यूस था और 21% मैन्युफैक्चरिंग का प्रोड्यूस था। और 48% प्रोडक्शन के लिए 68% ऑफ अमेरिकन पॉपुलेशन इन्वॉल्व थी। 31% सर्विसेज के प्रोडक्शन के लिए केवल 20% पॉपुलेशन और 21% मैन्युफैक्चरिंग के लिए 12% की वर्कफोर्स इन्वॉल्व थी। इसका मतलब मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज ज्यादा एफिशिएंट थी और वो ऐसी चीजें बना रही थी जिनका फाइनल प्राइस मार्केट में एग्रीकल्चर से ज्यादा था। इसका मतलब अमेरिका को अपने वर्कफोर्स को एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में शिफ्ट करना था। लेकिन कोई भी कंट्री ऐसा आसानी से क्यों नहीं कर पाती? क्योंकि जब कोई कंट्री अंडर डेवलप्ड होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा होता है, एजुकेशन क्वालिटी लो होती है, इस वजह से वो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में ज्यादा हाई एंड काम नहीं कर पाते। इस कारण ऐसे कंट्री एग्रीकल्चर में ज्यादा फोकस करती है और अमेरिका में भी 1980 में यही किया। अब किसी भी फार्मर की सैलरी कैसे बढ़ाई जा सकती है? इसके 2 तरीके हो सकते हैं। या तो फार्मर को उनके प्रोड्यूस के ज्यादा पैसे दे दिए जाएं, इससे फार्मर की सैलरी तो बढ़ जाएगी लेकिन बाकी लोगों की बाइंग पावर कम हो जाएगी। फिर ये सही तरीका नहीं होगा। दूसरा सही तरीका है फार्मर राइट फर्टिलाइजर यूज करके, साइंटिफिक मेथड्स यूज करके ज्यादा प्रोड्यूस करे। इससे कंट्री में सप्लाई ज्यादा होगा, लोग ज्यादा खाना खा सकेंगे, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी। और सप्लाई ज्यादा होगा तो इन्फ्लेशन कम होगा, मतलब महंगाई कंट्रोल में रहेगी और फार्मर के ज्यादा आउटपुट की वजह से उसकी इनकम भी बढ़ेगी और उसकी लाइफ बेटर होगी। तो 1840s में गवर्नमेंट यही चाह रही थी कि फार्मर अपनी आउटपुट बढ़ाए और वहां बढ़ भी रहा था। लेकिन धीरे धीरे जब सब कुछ ठीक हो गया तो वहां सैचुरेशन आने लगा। तब अमेरिका ने देखा कि अब फार्मर की सैलरी बढ़ाना बहुत मुश्किल हो रहा है और सैलरी बढ़ाने के लिए उनको मैन्युफैक्चरिंग में डालना जरूरी हो गया है। जरूरी क्यों हो गया है? क्योंकि लैंड लिमिटेड था और अगर उतने ही लैंड में सेम नंबर ऑफ एम्प्लॉय को यूज करके जो हम आउटपुट मैन्युफैक्चरिंग में प्रोड्यूस करेंगे वो एग्रीकल्चर से ज्यादा हो गया। मतलब अब जब हम ज्यादा वैल्यू का सामान प्रोड्यूस करेंगे मैन्युफैक्चरिंग करके तो कंट्री की इनकम भी बढ़ेगी और जो ब्लू कॉलर जॉब करेंगे उनकी सैलरी भी बढ़ेगी। अमेरिका ने बिल्कुल ऐसा ही किया। 1920s, 30s, 40s में आप देखेंगे अमेरिका ने बहुत पुश किया और एग्रीकल्चर से लोगों को मैन्युफैक्चरिंग में शिफ्ट किया। अब अमेरिका खुद एग्रीकल्चर पर कम ध्यान देते हुए बाहर की कंट्री से इंपोर्ट करने लगा। इस वजह से अमेरिका तो मैन्युफैक्चरिंग से डेवलप हो ही रहा था, साथ में बाहर की कंट्री में भी जॉब बढ़ने लगी क्योंकि अमेरिका इंपोर्ट कर रहा था। अब जब मैन्युफैक्चरिंग में भी सैचुरेशन आने लगा तब उन्होंने रियलाइज किया कि अब लोगों की सैलरी कैसे बढ़ाई जाए। तब अमेरिका ने एक नया तरीका खोजा, व्हाइट कॉलर जॉब्स, मतलब बस दिमाग लगाने का काम। इसमें उस आइडिया की वैल्यू उस प्रोडक्ट की वैल्यू से कई गुना ज्यादा होती है। जैसे एप्पल के फोन पर लिखा होता है इट्स मेड इन चाइना बट डिजाइन्ड इन अमेरिका, मतलब डिजाइन की वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग से ज्यादा है। अब अमेरिका ने बहुत लोगों को मैन्युफैक्चरिंग से सर्विसेज में शिफ्ट करने लगे और जो आइडिया लगाने वाले लोग थे वो और पैसा कमाने लगे। और इस प्रोसेस में जब अमेरिका सर्विसेज में जा रहा था तब उसने बाकी कंट्रीज को अमीर बनाना स्टार्ट किया और अमेरिका ने चाइना को मैन्युफैक्चरिंग दे दिया क्योंकि उसके लिए ये लो एंड जॉब्स थी और वो आगे सर्विसेज में बढ़ता गया। अब प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है इकोनॉमिक्स में? चलिए ये समझने की कोशिश करते हैं। अमेरिका और चाइना की क्या लड़ाई चल रही है? अमेरिका जो है सर्विसेज में आगे बढ़ रहा है और चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग में कब्जा कर रखा है। अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि अमेरिका आगे कैसे बढ़े। अब उनको नए आइडियाज लाने हैं और इकोनॉमी स्लो हो गई है और सर्विस सेक्टर में भी बड़ा कुछ डिफरेंट आइडिया आ नहीं रहा है।
अब इस वजह से नए जॉब्स क्रिएट नहीं कर पा रहे और अमेरिका को लग रहा है कि नई क्रिएट नहीं कर पा रहे और पुरानी सस्ती वाली जो थी वो चाइना ने कब्जा कर रखा है। चाइना और इंडिया का क्या हो रहा है? चाइना ये बोल रहा है कि वो भी मैन्युफैक्चरिंग में फंस गया है। 1980 में चाइना की वही कंडीशन थी जो अमेरिका की 1840 में। 1840 में 65% चाइनीज पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में थे और 1985 के रिफॉर्म्स के थ्रू बहुत लोगों को चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग में पुश किया। लेकिन प्रॉब्लम अब ये है कि चाइना में लोगों की सैलरी बढ़ते जा रही है और उनका जो मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट एडवांटेज है वो खत्म होते जा रहा है। अब या तो वो बहुत ज्यादा ऑटोमेशन करें कॉस्ट एडवांटेज से बचने के लिए, लेकिन ये भी काम नहीं आ रहा क्योंकि अगर सब ऑटोमेशन कर लेगा और लेबर की जरूरत नहीं पड़ेगी तो अमेरिका वही ऑटोमेशन यूज करके सारे मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स अपनी कंट्री में शिफ्ट कर लेंगे। अब अगर चाइना को आगे बढ़ना है तो सर्विसेज में घुसना बहुत जरूरी है और अमेरिका ये देना नहीं चाह रहा। अब इंडिया और अमेरिका साथ क्यों आ गए हैं और इनको चाइना से क्या प्रॉब्लम है? इंडिया को प्रॉब्लम ये है कि जो लो एंड मैन्युफैक्चरिंग है जो चाइना ने कब्जा कर रखा है वो हमको चाहिए। हमको लोगों को एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग की तरफ शिफ्ट करना है। और अमेरिका का प्रॉब्लम ये हो रहा है कि वो नई जॉब क्रिएट नहीं कर पा रहा, तो एटलीस्ट जो हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग जॉब है वो चाइना से लेना चाह रहा है। अब हम देखते हैं कि आज अमेरिका में सिचुएशन क्या है। अगर आज का डाटा देखें तो एग्रीकल्चर में बस 2% लोग हैं, मतलब 68% इन 1940 से 2% रह गए हैं और 70% सर्विसेज में जा चुके हैं। मतलब हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जिस कंट्री में सर्विस सेक्टर का बड़ा रोल होगा वो कंट्री डेवलप मानी जाएगी। अब अगर चाइना का डाटा देखें तो आज भी चाइना में 26% लोग एग्रीकल्चर में हैं, मतलब इनकी पर कैपिटल इनकम अच्छी नहीं है और सर्विस सेक्टर का साइज केवल 53% है। जबकि ऐसा देखा गया है कि डेवलप्ड कंट्रीज में सर्विस सेक्टर का रोल जीडीपी में 70% के आसपास होता है। इसका मतलब हमें जितना लगता है चाइना उतना डेवलप्ड है नहीं, बस हमें उनके गुड्स दुनिया भर में हर जगह दिखते हैं, इस वजह से हमें चाइना डेवलप्ड लगता है। अगर हम जीडीपी पर कैपिटा मतलब जीडीपी डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन ऑफ कंट्री देखें तो दुनिया में नंबर 1 पर कतार है, अमेरिका 13th नंबर पर है और चाइना 79th नंबर पर आता है। इंडिया का रैंक देखें तो हम तो बहुत ही पीछे हैं, हमारा रैंक 122 पर है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि चाइना और इंडिया इतना पीछे कैसे हैं, जबकि दुनिया में इन्हीं की बात चल रही है कि दोनों कंट्री तेजी से ग्रो कर रहे हैं। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट आता है टोटल जीडीपी का, मतलब भले ही हम पर कैपिटल इनकम में बहुत पीछे हैं, लेकिन टोटल प्रोडक्शन देखें तो दुनिया में चाइना नंबर 1 पर आता है $25 ट्रिलियन के साथ, अमेरिका दूसरे नंबर पर आता है $20 ट्रिलियन के साथ और तीसरे नंबर पे है इंडिया $10.5 ट्रिलियन के साथ। मतलब टोटल जीडीपी में चाइना अमेरिका से भी आगे बढ़ चुका है, इंडिया जापान से भी आगे बढ़ चुका है। इसका यह मतलब नहीं कि एवरेज चाइनीज की लाइफ एवरेज अमेरिकन से बेहतर है या एवरेज इंडियन की लाइफ एवरेज चाइनीज से बेटर है, लेकिन हाँ ये कंट्रीज जैसे चाइना, इंडिया सुपर पावर बनने के बहुत नजदीक आ जाती हैं, क्योंकि अगर किसी कंट्री की इकोनॉमी की ही साइज ट्रिलियन डॉलर्स में हो तो वो रिसोर्सेस में ज्यादा खर्च कर सकते हैं। लेकिन कतार जैसी कंट्री जिनका पर कैपिटल इनकम भले ही ज्यादा है लेकिन ओवरऑल जीडीपी का साइज इतना नहीं कि वो इंडिया चाइना जैसी कंट्री से कम्पीट कर पाएंगे। इस वजह से सारी दुनिया इंडिया, अमेरिका और चाइना जैसी कंट्री के साथ बिजनेस करना चाहती है, क्योंकि इनका जीडीपी का साइज बहुत बड़ा है और बजट भी बहुत हाई जाता है। चाइना को ये प्रॉब्लम हो रही है कि सर्विस सेक्टर में जाने के लिए उनको अमेरिका के साथ साथ इंडिया से भी कम्पीट करना पड़ रहा है। इंडिया ने सर्विसेज में बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड कर रखा है और चाइना का आगे बढ़ना काफी मुश्किल होते जा रहा है। तो एक तो हमने सर्विसेज लेकर रखा हुआ है और अब हम मैन्युफैक्चरिंग लेने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बहुत जरूरी है इंडिया के लिए। चाइना में 26% लोग अभी भी एग्रीकल्चर में हैं, लेकिन इंडिया में देखें तो 43% वर्कफोर्स अभी भी एग्रीकल्चर में है। अब सवाल ये है कि अगर सबको डेवलप्ड होने के लिए सर्विसेज में ही जाना है तो हम डायरेक्ट सर्विस में क्यों नहीं चले जाएंगे। चलिए इसे समझते हैं। इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि 43% लोग एग्रीकल्चर में हैं, उनका एजुकेशन लेवल बहुत कम है। तो अगर एजुकेशन लेवल लो हो, उनको हाई एंड सर्विसेज में डालना नियरली इम्पॉसिबल होगा। हमेशा कंट्रीज ने यही किया है। पहले इजी होता है लोगों को एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग की तरफ पुश करना। तो अगर इंडिया मैन्युफैक्चरिंग की तरफ फोकस करता है तो हम बहुत लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाल पाएंगे। हम इस बात पर गर्व करते हैं कि इंडिया ने सर्विसेज में बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये गर्व की बात है। नॉर्मली तो ये होना चाहिए था कि हम एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग में शिफ्ट होते,
लेकिन हमारी गलती की वजह से एग्रीकल्चर और सर्विसेज के बीच एक वॉइड क्रिएट हो गया है। हमारे देश में लैंड और लेबर लॉज इतने स्ट्रिक्ट हैं कि कोई यहाँ फैक्ट्री या कंपनी स्टार्ट करने से अच्छा सर्विस सेक्टर में जॉब कर लेता है। आज के यूथ अनएम्प्लॉयमेंट का रोना रो रहे हैं और सारा दोष सरकार पर डाल रहे हैं। इतनी तेजी से बढ़ते जनसंख्या में किसी भी सरकार के लिए जॉब क्रिएट करना बहुत मुश्किल काम हो गया है, क्योंकि यहाँ सैचुरेशन लेवल आ गया है। क्यों हमारा यूथ, आप और मैं, ये नहीं सोचते कि हम खुद का काम शुरू करके बाकी लोगों को जॉब्स दें? बस सरकार पर निर्भर रहना सही नहीं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में जॉब क्रिएट करने का बहुत पोटेंशियल है। अभी इस दिशा में बहुत काम करने की जरूरत है। सरकार को चाहिए कि वो फैक्ट्री या कंपनी लॉज को और इन्वेस्टर फ्रेंडली बनाए, ताकि हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टिंग हो और नई कंपनीज और इंडस्ट्रीज आए। और साथ में हमें और आपको भी जॉब्स और सर्विस सेक्टर के पीछे भागने के बजाय गवर्नमेंट पॉलिसीज का उपयोग कर खुद का बिजनेस शुरू करना चाहिए। इस पर भी बहुत लोग ये आर्ग्यू करेंगे कि हमारे पास पैसा ही नहीं, रिसोर्सेस नहीं, हम कैसे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। कोई भी काम करना आसान नहीं होता। रिसोर्सेस आपको खुद तलाशनी पड़ती है। अब तो गवर्नमेंट लोन्स देकर, ट्रेनिंग देकर बडिंग एंटरप्रेन्योर्स की हेल्प कर रही है। जब सब मिलकर काम करेंगे तभी हम इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बना सकेंगे और भारत को एक सुपर पावर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि सभी को ये मैसेज मिल सके। मिलते हैं किसी और मजेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।